सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, एसवीएम मलेरकोटला। आज आपके सामने लेकर के आई हूँ कक्षा 10वीं की प्रसिद्ध कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी हर कविता में इन्होंने प्रकृति को विशेष स्थान दिया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात पावस ऋतु, सबसे पहले एक शब्द यहाँ पे आया है पावस। पावस का अर्थ है वर्षा, वर्षा का मौसम। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। अब यहाँ पे कवि कहाँ की बात कर रहे हैं? एक पर्वत प्रदेश मीन्स पर्वतीय स्थल की बात कर रहे हैं। और कौन से मौसम की? वर्षा ऋतु के मौसम की। कि वर्षा ऋतु जब किसी पर्वतीय स्थल पर होती है तो वहां पर प्रकृति क्या क्या करती है। तो कहते हैं कि वहां पर जो प्रकृति है वो पल पल, पल पल मीन्स हर क्षण अपना रूप अपना क्या करती है? बदलती है। परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़। अब वहां पर कवि कह रहा है कि जो पर्वत है, वहां पे जो पहाड़ है वो किस आकार के? मेखलाकार मीन्स गोलाकार। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। और बरसात के मौसम में पहाड़ों में अपने आप ही क्या हो जाता है कि सुमन, अपने आप ही फूल खिल जाते हैं चारों तरफ। तो उसकी तुलना कवि ने किससे कर दी है कि ऐसा लग रहा है उन फूलों को देख करके कि जो हजारों, सहस्त्र मीन्स हजारों, जो हजारों फूल रूपी आंखें हैं वो पर्वत पर क्या हो गई हैं? नजर आ रही हैं। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कहने का अर्थ है कि जो पर्वत है, जो गोलाकार पर्वत है, वो अपने हजारों फूल रूपी आंखों से, सुमन माने फूल, दृग माने आंखें, वह अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से अपने आप को क्या कर रहा है? अवलोक रहा है बार बार, अपने आप को बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, अपने विशाल आकार को, महाकार दो शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है महान आकार। अपने महान आकार को देख रहा है। कहाँ पर देख रहा है? जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। उसी पर्वत के चरणों पर, उसी पर्वत के नीचे एक बहुत बड़ा क्या है? तालाब है, जिसकी तुलना कवि ने किससे कर दी है? दर्पण से। दर्पण मीन शीशा। तो वो कहता है कि उस दर्पण रूपी, उस तालाब रूपी दर्पण में वह अपने विशाल आकार को देख रहा है। कहने का मतलब है इस पूरी इन लाइनों में कवि ने तुलना की है, प्रकृति के वस्तुओं की तुलना किसी न किसी चीज से की है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। अब उन्हीं पर्वतों में एक तरफ क्या है? झरने बह रहे हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर फूल हैं, तो एक तरफ क्या है? झरने बह रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, जो संगीत है वो किसका संगीत बज रहा है उन पहाड़ी जगहों पर? उन्हीं झरनों का। बहते हुए वो झरने, जो उनसे जो आवाज आ रही है वो हमारी नस नस में क्या कर रहे हैं? मद माने एक नशा सा, एक नशा सा फैल रहा है पूरे शरीर में। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। वो कहते हैं कि जो वो निर्झर, निर्झर मीन्स है झरना, तो वो जो झरने हैं जब उसमें से पानी गिर रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोती की लड़ियां, मोती की मालाएं हों, और झाग से भरे हुए वो झरने बहुत ही ज्यादा क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। उन्हीं पहाड़ों, गिरिवर मीन्स गिरी माने होता है पहाड़, तो उन्हीं पहाड़ों पर क्या है? बहुत बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए हैं। जो पहाड़ी पेड़ होते हैं, चीड़, देवदार, तो उनके पेड़ हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उड़ माने, उड़ का अर्थ है यहाँ पे हृदय, कि वो पहाड़ के हृदय पर बहुत बड़े बड़े क्या उठे हुए हैं? पेड़ उठे हुए हैं। उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, यहाँ पर कवि ने उन बड़े बड़े पेड़ों की तुलना किससे कर दी है? इंसान के अंदर उठने वाली बड़ी बड़ी आकांक्षाओं मीन्स इच्छाओं से। तो वो कहता है कि उन पेड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि उसके मन में, पहाड़ के मन में भी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। झांक रहे नीरव नभ पर
अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव मीन्स शांत, जो नभ है, नभ माने आसमान, जो आसमान है वो बिल्कुल शांत है उस समय चारों तरफ। तो कहता हूँ उन पेड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो अनिमेष, अनिमेष मीन्स एकटक, अटल मीन्स बिल्कुल लगातार बिना हिले डुले, और मन में कुछ चिंता है कि क्या होगा आगे। तो इस प्रकार कवि ने उन पेड़ों की तुलना कर दी। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, उड़ गया अचानक लो भूधर। इस पूरी कविता में कवि ने क्या किया, अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया है कि प्रकृति पहाड़ी प्रदेश में कैसे होती है। अगर आप में से कोई पहाड़ों में गया हो, एक पल के लिए धूप आती है, अगले ही पल बारिश हो जाती है, अगले ही पल चारों तरफ कोहरे में डूब जाता है। तो वही वो कहता है कि अचानक क्या हुआ, उड़ गया अचानक लो भूधर, चारों तरफ बादल आ गए, कोहरा छा गया। तो जो भूधर है, भूधर मीन्स पहाड़, जो पहाड़ है वो क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ गायब हो गया है, पंख लगा करके, बादल रूपी पंख लगा करके गायब हो गया। मतलब पहाड़ नजर ही नहीं आ रहा, चारों तरफ बादल हो गए। फड़का अपार पारद के पर, पारद मीन्स चमकीले, बादल इतने सफेद हैं, इतने साफ सुथरे, तो ऐसा लग रहा है कि पारद के समान चमकीले पंख लगा करके वो उड़ चुका है, वो गायब हो गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, जो निर्झर है, निर्झर मैंने आपको बताया पहले कि जैसे झरना होता है, सिर्फ उनकी आवाजें शेष रह गई हैं। रव, रव माने आवाज, वो झरने भी गायब हो गए, उस धुंध में, उस कोहरे में, उन बादलों में झरने भी छिप गए हैं, सिर्फ आवाज आ रही है झरने गिरने की। है टूट पड़ा भूपर अंबर, देखते ही देखते अचानक से जो अंबर था, जो आसमान, कहने का अर्थ है कि अचानक से बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई, और ऐसा लग रहा है कि आज ये जो आसमान है ये धरती पर, भू माने धरती, धरती पर टूट पड़ा है। धस गए धरा में सभय शाल। अब शाल एक पहाड़ी वृक्ष का नाम है, शाल के पेड़ जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं पहाड़ों पर, ऐसे उनकी टहनियां नहीं होती। तो कहते हैं कि जब बारिश का जोर से बारिश पड़ी, मूसलाधार बारिश पड़ी, तो ऐसा लग रहा है कि शाल के जो पेड़ हैं वो डर के मारे धरती, धरा माने धरती, धरती पर धंस गए। जब वो झुक रहे हैं पेड़, तो उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब क्या हुआ, अचानक से बारिश भी रुक गई, फिर एक और नया दृश्य आ गया। अब उस दृश्य में क्या है कि जो तालाब है, तालाब में से धुआं सा उठ रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है दोबारा से, तो दोबारा से उस पे, जब उस पे वो पड़ रही है, भाप सी उड़ रही है, तो वो क्या लग रहा है, धुआं। तो एक अलग ही दृश्य नजर आ रहा है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो इंद्र है, प्रकृति का देवता, बारिश का देवता, इंद्र को माना गया है। तो इंद्र क्या कर रहे हैं, अपनी जलद यान, जलद मीन्स बादल, अपनी बादल रूपी यान में बैठ करके, जहाज में बैठ करके इंद्रजाल, अपना जादू, इंद्रजाल मीन्स इंद्र का जादू, अपना जादू चारों तरफ फैला रहे हैं। कहने का अर्थ है, इस पूरी कविता में कवि ने कई वस्तुओं का मानवीकरण किया है। एक तरफ उसने पहाड़ की तुलना किससे की है, पहाड़ पे जो फूल उगे हैं उसकी तुलना उसने आंखों से की है, तो दूसरी तरफ उसने तालाब की तुलना दर्पण से की है। ऐसे ही उसको बहते हुए झरने में जो पानी है, झाग भरा जो पानी है, तो उसमें उसको मोती नजर आ रहे हैं, और उसी प्रकार उसको जब वो तालाब में से धुआं लग रहा है तो उसे लग रहा है कि तालाब जल गया। तो इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का कवि कहते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस उनकी की प्रसिद्ध कविता है। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। धन्यवाद।